हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के क्विज। ठीक है, तो इसमें हम पास्ट वीक के जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ क्विज। तो 15 क्वेश्चंस होते हैं वीक में, 15 क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं एट द एंड ऑफ द वीक, दैट इज एवरी फ्राइडे। सो एज अ रिजल्ट आपको जो करंट का पोर्शन है वो कहीं ना कहीं कवर अप हो जाता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोज है जो आपको स्टैटिक पोर्शंस डायरेक्टली एक्सप्लेन करती हैं। वी ऑल्सो डू दैट, बट करंट अफेयर्स को आप टोटली इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दैट इज बिकॉज कि अब जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स है वो भी कहीं ना कहीं यूपीएससी को लेवल अप करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो एज अ रिजल्ट अब जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली वो भी यूपीएससी की तरह एक स्टैटिक स्टेटमेंट होती है और एक करंट स्टेटमेंट होती है, राइट। तो एक कॉम्बिनेशन बनता है दोनों का, जो क्वेश्चन जो है जिसको आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो अगर आपको स्टैटिक पोर्शन पता है, करंट नहीं पता है एंड वाइस वर्सा, तो आइदर वेज आपके लिए वो करेक्ट ऑप्शन जो है मार्क करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो अब आपके लिए की अपॉर्चुनिटी है एक तरह से कि आप वीकली करंट अफेयर्स के थ्रू यू कैन से कि गेन सम नॉलेज आउट ऑफ इट, कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन अब हम डिस्कस करते हैं, दैट इज विद रेफरेंस टू AD-1 मिसाइल इंटरसेप्टर consider the following statements. Statement 1 है कि it is a long range interceptor missile designed for high exo-atmospheric interception of long range ballistic missiles as well as aircraft. Second, it comprises two-stage solid motor along with indigenously developed advanced control and navigation systems to hit the desired target. Select the correct statements using the codes given below. A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। दैट इज बिकॉज कि जब हम लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर रहे हैं, ADI या AD-1 की मिसाइल की बात कर रहे हैं, दैट इज डिजाइन नॉट ओनली फॉर एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन, वो डिजाइंड है ऑल्सो फॉर एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक्सो एटमॉस्फेरिक, तो जो ये एक्सो वर्ड है दैट इज आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो जनरली जब हम एक लिमिट कंसिडर करते हैं दैट इज 100 किलोमीटर्स अबव द सरफेस, वो हमारा एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है। तो ये जो मिसाइल है व्हाट इट कैन डू इज कि ये शिफ्ट भी कर सकती है आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर और विद इन द एटमॉस्फेयर एज वेल। दोनों तरफ से ये स्विच करने के साथ साथ अपना जो डिजायर्ड टारगेट है उसे हिट भी इजीली कर सकती है। सो ये इस मिसाइल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फीचर बन जाता है एंड साथ ही साथ जो टारगेट है उसको बिना ये चूके इट कैन इजीली अचीव दैट डिजायर्ड रिजल्ट विच इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सो सेकेंड क्वेश्चन इज कि with reference to green bonds, consider the following statements. First, they are used to fund environmental friendly projects as a lower interest rate than regular bonds. Second, the aim of the bond is to encourage companies to invest in green projects. Third, the International Monetary Fund was the first institution to issue green bonds. Which of the following statements given above are correct? A, 1 and 3 only, B, 2 and 3 only, C, 1 and 2 only, D, all of the above यानी कि 1, 2 and 3. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। तो बेसिकली ग्रीन बॉन्ड्स हैं क्या कि अब सारे के सारा जो प्रॉब्लम है अभी हमारे पास दैट इज ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज। ठीक है, कहीं पे भी अगर हम COP26 की भी बात कर लेते हैं, राइट, वहां पे भी इन्वायरमेंट रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, पिछले साल का आपने जो प्लेज किया था उस पर कितना काम किया है, तो अब उस चीज को डिस्कस किया जाता है। सिमिलरली ऐसी बहुत सारी कन्वेंशन है जहां पे हम देखते हैं कि सिर्फ इन्वायरमेंट रिलेटेड या क्लाइमेटिक चेंज के रिलेटेड ही बात हो रही है, राइट। सो अब ग्रीन बॉन्ड्स जो है एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया है कि आप या कोई भी इंडस्ट्री जो है उस चीज में इन्वेस्ट करे जो कि ग्रीन प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही काम करेगी। सिर्फ ग्रीन बॉन्ड्स उनका नाम है कि जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्रोजेक्ट्स के ऊपर यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेगी। सो अब वो क्यों लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि जनरली वो महंगा होता है। तो गिविंग एन एग्जांपल, जब हमारे पास अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है इंडिया में, राइट, तो वो नॉर्मल व्हीकल से उनकी प्राइस काफी ज्यादा है। तो अब उसमें ग्रीन बॉन्ड का काम क्या आ जाता है कि अब वो जो ईवीज है उसके ऊपर जैसे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, सो दैट इज अ काइंड ऑफ ग्रीन बॉन्ड जो कि गवर्नमेंट को पीछे से सपोर्ट मिल रही है, राइट। तो अब ऐसे इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में अब कंपनीज इन्वेस्ट करें, उसके लिए उनका क्या फायदा, ताकि अब क्या करेगा, वर्ल्ड बैंक ने सबसे पहले इसे जो है इशू किया था। सो जो थर्ड स्टेटमेंट है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इट इज नॉट द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड बैंक ने सबसे पहले इसे फंड किया था या इशू किया था। तो अब जो कंपनीज हैं वो क्यों इस चीज में इन्वेस्ट करे, क्योंकि जनरली महंगा प्रोजेक्ट है, सब्सिडी तो गवर्नमेंट देती है बट गवर्नमेंट ने वो खर्चा भी तो कहीं से पूरा करना है। सो एज अ रिजल्ट ग्रीन बॉन्ड्स को अब इनिशिएट करने के लिए
अब वर्ल्ड बैंक ने क्या किया था कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको लोअर कर दो, ताकि जो लोग हैं या जो अब जितने भी कंपनी मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनको कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना है, व्हाट दे कैन डू इज कि अब वो लो इंटरेस्ट रेट पे अब क्या कर सकते हैं, अपने लिए इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, कैपिटल ले सकते हैं, एज अ रिजल्ट ग्रीन प्रोजेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा सके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज with reference to Kyasanur forest disease, consider the following statements. First, it is a viral hemorrhagic fever endemic to southwestern part of India. Second, it is a non-zoonotic disease. Select the correct statement using the codes given below. A, 1 only. B, 2 only. C, both 1 and 2. D, neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. दैट इज बिकॉज कि वो एंडेमिक है. जब हम बात करते हैं ना KFD की, दैट इज एंडेमिक टू साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, बट इट इज नॉट अ नॉन जूनोटिक डिजीज, क्योंकि इनिशियली जो है ये अब कहाँ से आई है, एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट हुई है. तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन को जब हम डिस्कस करते हैं दैट इज थ्रू द टिक बाइट्स. ठीक है, टिक बाइट्स क्यों? क्योंकि जो दे आर मेनली स्प्रेडिंग अमंग द फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चरल वर्कर्स. ठीक है, तो एग्रीकल्चर वर्कर्स जो है वो जाते हैं, काम करते हैं फॉरेस्ट में, तो वहाँ पे टिक बाइट बहुत कॉमन हो जाती है, राइट. तो अब इन्फेस्टेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाती है. तो इट इज अ जूनोटिक डिजीज एंड नॉट अ नॉन जूनोटिक डिजीज. एंड मेनली जब हम किसी वल्नरेबल स्पीशीज या एनिमल्स की बात करते हैं तो वहां पे मंकीज आर द मोस्ट ससेप्टेबल टू दीज डिजीजेस, जिनके थ्रू ये डिजीज इजिली स्प्रेड हो सकती है. However, human to human transmission अभी तक इसकी प्रूवन नहीं है. So next question we have is Vanuatu Island, recently in news due to its climatic activism, is located in A, Pacific Island, B, Atlantic Island, C, Caribbean Island, D, Indian Ocean. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पैसिफिक आइलैंड. तो व्यांतो आइलैंड क्यों है रिसेंटली इन न्यूज? तो इसीलिए है क्योंकि अगेन आई एम टेलिंग यू कि क्लाइमेटिक चेंज पे सब बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, राइट. कि जो पेरिस एग्रीमेंट में हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी कि हमारी जो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल तक जो ग्लोबल वार्मिंग चल रही थी वहां तक ही हम टेम्परेचर राइज जो है अचीव कर लेंगे. तो बहुत सारी कंट्रीज ने बहुत सारे टारगेट्स दिए, बट वी ऑल सी कि वो चीज कहीं ना कहीं अचीव नहीं हो रही है. तो व्यांतो आइलैंड ने क्या किया है, उन्होंने क्या किया है कि वो अपनी एक डिमांड रखी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सामने कि वो खुद से ही एक ऐसा रेजोल्यूशन पास करे, दैट इज जनरल असेंबली ऐसा रेजोल्यूशन पास करे कि बैन लग जाए टोटली ऑन द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो अब ये लोकेटेड कहाँ है? पैसिफिक आइलैंड में, एक आर्कीपेलागो है. तो अब आप ये फोटोग्राफ में भी देख सकते हैं ये व्यांतो आइलैंड जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि adaptation gap report that estimates the cost of adaptation to the effects of climatic change is released by A, United Nations Framework Convention on Climatic Change, B, Intergovernmental Panel on Climatic Change, C, United Nations Environmental Program, D, Global Environment Facility. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. तो अगेन जो अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट है वो क्या चीज स्पेसिफाई करती है? वो यही स्पेसिफाई करती है कि हमने अपने क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से कितना गैप है, कि क्लाइमेटिक चेंज कितना है, हमने अपने आप को उससे अडेप्ट कितना किया है. बेसिकली ये वो चीज जो है डिपिक्ट करती है. तो इस बार की रिपोर्ट है उसने क्या चीज स्पेसिफाई किया है कि हमें इस हिसाब से प्लान करना है फाइनेंशियली भी और इंप्लीमेंट करनी है ऐसी पॉलिसीज, क्योंकि जितनी भी वल्नरेबल स्पीशीज है या कम्युनिटीज हैं दे आर नॉट रेडी इनफ कि वो मीट कर सके क्लाइमेटिक चेंजेस के हिसाब से अपने आप को. यानी कि वो स्पीशीज जो है अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाएंगी, या वल्नरेबल स्पीशीज अपने आप को इतना सक्षम या इतना अडेप्ट नहीं कर पाई हैं विद रेफरेंस टू अ क्लाइमेटिक चेंज. सो हमें उसी हिसाब से इंप्लीमेंटेशन करनी है पॉलिसीज की, उसके ऊपर फाइनेंसिंग भी करनी है इनिशियल स्टेजेस पे, प्लानिंग भी उसी हिसाब से करनी है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज R21/Matrix M vaccine, which is recently seen in news, is used to prevent which disease? तो ये repetition में है question again. A, malaria, B, dengue, C, tuberculosis, D, hepatitis B. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मलेरिया. तो R21 या मैट्रिक्स एम वैक्सीन जो है वो इंडिजिनसली डेवलप्ड है, इंडिया में ही बनी थी. ठीक है, तो इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसके लिए है. अगर हम बात करें दैट इज प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरियम मलेरिया को पर्टिकुलरली ट्रीट करने के लिए है. एंड इसने अपनी एफिकेसी कितनी शो की थी? दैट इज 77%. ठीक है, इन द 12 months इन द यंग वेस्ट अफ्रीकन चिल्ड्रन इन 2021. दिस हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोज एज वेल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज Matara Declaration is related to A, food security, B, non-communicable diseases, C, mitigation and adaptation to climate change, D, biodiversity conservation.
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फूड सिक्योरिटी। तो बेसिक पर्पस क्या है मैटर डिक्लेरेशन का, कि हमें एम्फसाइज करना है, या G20 मिनिस्टर्स हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं इस चीज को, या उन्होंने स्थापित ही कर दिया ये चीज को, कि पॉवर्टी एलिवेशन से, फूड सिक्योरिटी से, या सस्टेनेबल फूड सिस्टम जब लोगों के पास होगा तभी हम हंगर को एट अ ग्लोबल लेवल इरेडिकेट कर पाएंगे। तो जो मैटर डिक्लेरेशन है वो एम्फसाइज इस चीज पे करती है कि हम क्या करें, इंटरनेशनल फूड ट्रेड को ओपन रखें, स्ट्रेंथन करें, ग्लोबली भी, रीजनली भी और नेशनल या लोकल लेवल पे भी हर तरह की वैल्यू चेन विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेबलाइज्ड फूड चेन सिस्टम, ताकि हर एक जो फैमिली है वो भूखी ना सो सके एंड एज अ रिजल्ट जो हमारा हंगर है वो इरेडिकेट हो सके एट द ग्लोबल लेवल एज वेल। तो इस अप्रोच को क्या कहा जा रहा है, दैट इज वन हेल्थ अप्रोच। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि which of the following was objective of RISAT-2 satellite? A, to monitor change in the greenhouse gases. B, to study the cosmology of the space. C, to provide the enhanced GPS facility for military aircraft. D, to track anti-terror activities across the borders. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कि ट्रैक करेगी एंटी टेरर एक्टिविटीज अक्रॉस द बॉर्डर। तो रिसत की जब हम फुल फॉर्म की बात करते हैं, दैट इज रेडार इमेजिंग सैटेलाइट 2। ठीक है, तो अब ये क्या काम करती है, इंडिया की तरफ द्वारा ही ये डेवलप किया गया था कि जो क्रॉस बॉर्डर जो है जितनी भी अगर हम कहें इन्फिल्ट्रेशन हो रही है उसके ऊपर बेसिकली ये फोकस करेगी एंड साथ ही साथ इसमें वेदर मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज भी है। सो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वेदर मॉनिटरिंग अब कैपेबिलिटी जो है इसमें डेवलप क्यों की गई, दैट इज बिकॉज कि कई बार इन्फिल्ट्रेटर्स जो हैं वो वेदर का ही फायदा उठाकर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट यहाँ पे अगर वेदर कंडीशंस ऑलरेडी हमें पता है कि खराब होने वाली हैं, फॉर एग्जाम्पल हिमालयाज वाली साइड पे, राइट, कि वेदर कंडीशंस वी नो कि ऑलरेडी खराब होने वाली हैं एंड एज अ रिजल्ट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि इन्फिल्ट्रेशन वहां से हो सके, क्योंकि इजिली वहां पे अब किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के थ्रू अब वो चीज को देखना या संभालना बिल्कुल डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। सो अब रेडार से या सैटेलाइट से जब हम बात करते हैं उसकी इमेजिंग काफी ज्यादा इजी हो जाती है। सो एज अ रिजल्ट यहाँ पे हमारे पास वेदर मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज भी RISAT-2 में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, consider the following statements with respect to World Heritage glaciers. First, glaciers are moving ice that develop as snow and provide water resources for domestic use, agriculture and hydropowers. Second, the Khumbu Glacier in the Sagarmatha National Park is a part of the highest glacier system. Which of the above statement or statements is or are correct? A, one only. B, two only. C, both 1 and 2. D, neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो जब हम ग्लेशियर्स को देखते हैं, हम सबको पता है ग्लेशियर्स कैसे होते हैं, पिक्चर्स भी हम देखते रहते हैं ग्लेशियर्स की, राइट। सो एज अ रिजल्ट ग्लेशियर्स क्या होती है, मूविंग आइस होती है, डेवलप हो जाती है इनटू स्नो, प्रोवाइड करती है वाटर रिसोर्सेज, क्योंकि हमें पता है कि ग्लेशियर्स की मेल्टिंग से ही क्या हो रहा है, हमारे पास वाटर रिसोर्सेज हैं, हमारे पास रिवर सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है, जिससे क्या होता है डोमेस्टिक पर्पस, एग्रीकल्चर पर्पस, हाइड्रो पावर के लिए हम उस पानी को यूज करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट, अगेन अब हमारे पास खुम्बू ग्लेशियर सागर मथा नेशनल पार्क की बात करते हैं। अगेन आई टोल्ड यू इनिशियली इन द वीडियो कि अब जो क्वेश्चन है वो एक कॉम्बिनेशन बिल्डअप है, राइट, किस चीज के, कि अब स्टैटिक का पोर्शन भी है ग्लेशियर्स की डेफिनेशन, बट सेकंड में यहाँ पे खुम्बू ग्लेशियर की बात आ जाती है, जो कि अब रिसेंटली न्यूज डिस्कस भी किया गया है। सो एज अ रिजल्ट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्टैटिक एंड एज वेल एज करंट अफेयर्स, तो दोनों चीजों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो खुम्बू ग्लेशियर जो है सागर मथा नेशनल पार्क में, इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 50 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं एज अ होल इंटरनेशनल लेवल पे, राइट। तो अब क्योंकि ग्लेशियर जो है क्लाइमेटिक चेंज को बहुत ज्यादा डिपेक्ट करते हैं, क्योंकि मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर से वी नो कि अब हमारे पास जो सी लेवल है वो भी राइज हो जाएगा, राइट। सो अब उससे क्या होता है कि बहुत सारी जो डिजीजेज है सस्टेन की गई हैं एज अ रिजल्ट आइस कैप्स में भी फर्दर, उससे जो है वायरल स्पिल होने के चांसेस भी रहते हैं। तो ये क्लाइमेटिक कंट्रोल का एक बेसिक रीजन रहता है। सो अब हमारे पास जो खुम्बू ग्लेशियर है वो कहाँ है, माउंट एवरेस्ट बेस कैंप के पास है, कहाँ पे, सागरमथा नेशनल पार्क नेपाल में, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्लेशियर सिस्टम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, consider the following statements with respect to Black Sea Grain Initiative. First, it aims to provide a safe maritime corridor for food grain exports from Ukraine ports. Second, the deal is organized by the World Trade Organization. Which of the above statements or statement is or are incorrect? यहाँ पे incorrect statement आपको mark करनी है। A, one only. B, none of the above. C, two only. D, both.
तो इसका करेक्ट आंसर है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें कौन सी है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी की सेकंड स्टेटमेंट। तो बेसिकली अब क्या हो रहा है कि यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट से क्या है, बहुत सारी शॉर्टेजेस भी इरप्ट हुई, राइट। तो शॉर्टेजेस जो है माइक्रो प्रोसेसिंग चिप्स में भी, या यूक्रेन जिस चीज़ों को अब एक्सपोर्ट करता था, जिसमें क्या क्या थी हमारे पास, व्हीट, मेज, रेप सीड, सनफ्लावर सीड्स। तो अब एक तरह से ये डील जो है ब्रोकर किसने की, यूनाइटेड नेशंस ने, टर्की ने मिलकर आपस में किसके साथ, रशिया और यूक्रेन के साथ, कि एक तरह से एक सेफ पैसेज जो है यूक्रेन को दे दिया जाए फ्रॉम यूक्रेनियन पोर्ट्स। जो कौन से पोर्ट्स थे, जिसमें क्रोनोमोर्स है, ओडिशा है, ठीक है, पिविडेनिया है, कि ये सारे पोर्ट्स के थ्रू यूक्रेन एटलीस्ट इन चीज़ों को एक्सपोर्ट कर पाए, ताकि जो ग्लोबल लेवल पे एक शॉर्टेज हो रही है इन सब चीज़ों की, उसको कहीं ना कहीं फुलफिल किया जा सके। तो इनिशियली रशिया इसका पार्ट भी बन गया था, राइट, बट धीरे धीरे हम देखते हैं जो जॉइंट कमिटी बनी थी इसके लिए, उससे क्या होता है, फाइनली रशिया क्या कहता है, वो ऑप्ट आउट भी कर जाता है। बट एट अ लेटर स्टेज एज वेल रशिया जो है इसे वापस से रीजॉइन भी कर जाता है। सो एक तरह से जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव है, बेसिकली एक तरह से सेफ पैसेज है कि जो एक्सपोर्ट्स है ग्रेन्स के वो हो सके थ्रू यूक्रेनियन पोर्ट्स, ताकि ग्लोबल लेवल पे जितनी भी हमारे पास शॉर्टेज आई है विद रिस्पेक्ट टू व्हीट, मेज, रेपसीड या जितने भी सारे एक्सपोर्ट्स यूक्रेन करता था, उनको फुलफिल किया जा सके, ताकि एक प्राइस स्टेबिलिटी जो है इंटरनेशनल मार्केट में वो अचीव की जा सके कहीं ना कहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स are all the 4 country members of G20? A. Argentina, Mexico, South Africa and Turkey. B. Australia, Canada, Malaysia and New Zealand. C. Brazil, Saudi Arabia and Vietnam. D. Indonesia, Japan, Singapore and South Korea. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अर्जेंटीना, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की। तो G20 क्या है, एक तरह से 20 कंट्रीज का आपस में कोलैबोरेशन है, ठीक है। हर साल G20 समिट भी होता है, तो इंडिया जो है वो प्रिसाइड ओवर करेगा 2023 के G20 समिट को भी। तो जो 20 कंट्रीज जो इसकी मेंबर्स हैं, दोज आर अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, एंड वी हैव मेक्सिको ऑल्सो, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स। तो ऐसे करते करते 20 कंट्रीज जो है मेंबर है G20 ग्रुप की या G20 समिट की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि प्रारंभ मिशन इज एसोसिएटेड विथ ए. बिगिनिंग ऑफ द इंडिजिनस ग्रीन टेक्नोलॉजी, बी. बिगिनिंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर लॉन्चेस इन स्पेस, सी. बिगिनिंग ऑफ इंडिजिनस चिप मेकिंग इंडस्ट्री, डी. हेल्पिंग टैकलिंग द malnutrition इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के बिगिनिंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर लॉन्चेस इन स्पेस। तो प्रारंभ बेसिकली क्या है कि इंडिजिनसली मेड जितने भी, अब अगर हम कहें विद रिस्पेक्ट टू सैटेलाइट्स या मिसाइल्स, तो वो सब कुछ अब इंडिया में बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो टाटा इज द फर्स्ट कंट्री जो कि इंडिजिनसली बिल्ड करके देगी। हमें कौन सी मिसाइल या कौन सा रॉकेट, वो कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि इसको एसोसिएट किया गया है कि प्राइवेट सेक्टर लॉन्च करेगा अपना स्पेस में, ठीक है, कुछ सैटेलाइट्स या, ठीक है। सो अब फर्स्ट ऐसी सैटेलाइट या लॉन्च व्हीकल जो डेवलप किया गया है, दैट इज विक्रम एस। तो ये विक्रम एस जो है मेडन फ्लाइट अपनी कहां से लेगा, श्रीहरिकोटा से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि कंसिडर द स्टेटमेंट with respect to Swamitva scheme. First, the aim of the scheme is to update rural land records, providing a record of rights to village households and issue property cards. Second, Swamitva is a central scheme of the Ministry of Panchayati Raj and Rural Development. Which of the statements given above is or are correct? A. 1 only, B. 2 only, C. both 1 and 2, D. neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो स्वामित्व स्कीम जो है बहुत टाइम से न्यूज में हम देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बेसिक स्कीम का पर्पस क्या है कि जो हमारे पास अब विद रिस्पेक्ट टू विलेज रिकॉर्ड्स है ना, तो विलेज रिकॉर्ड्स जो है बहुत वेगली मेंटेन्ड रहते हैं, एंड साथ ही साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट किसी एरिया के ऊपर है या नहीं वो भी इजिली पता नहीं लग पाता है किसी भी बाहर वाले व्यक्ति को अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी पड़ती है। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा, जितने भी प्रॉपर्टी ओनर्स होंगे, लैंड ऑफ रिकॉर्ड्स जो है उसके ऊपर उनका नाम चढ़ जाएगा। तो बेसिकली एक ऑनलाइन पोर्टल जो है उसको मेंटेन किया जाएगा, एंड साथ ही साथ जो ओनर्स होंगे प्रॉपर्टी कार्ड्स उनको इशू किए जाएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी कार्ड्स जब उनको इशू किए जाएंगे तो एक यूनिक जो है सम डिजिट जो है कोड उनको दिया जाएगा, जिनके थ्रू वो प्रॉपर्टी कार्ड्स के थ्रू उनका पता लग जाएगा कि ओनर इस लैंड का सो एंड सो पर्सन है। सो एज अ रिजल्ट अब उस ऑनलाइन पोर्टल पे अगर आप उस कार्ड का नंबर जो है डाल सकते हैं, इजीली आपको पता लग जाएगा ओनर कौन है। बिल्कुल जो आप जमीन परचेज करने जा रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीके से परचेज कर रहे हैं या नहीं, उस पर कोई डिस्प्यूट है या नहीं, तो इजीली क्या
क्या है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है टू द विलेजर्स एंड द हाउस होल्ड ओनर्स जो कि पोजेस करते हैं हाउसेज इन द इनहेबिटेड एरियाज. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अग्निलेट सीन इन न्यूज रिसेंटली. फर्स्ट, इट इज डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज DRDO. Second, Agnilet is the world's first single-piece 3D printed rocket engine fully designed and manufactured in India. Third, with the support of InSpace and ISRO, it was seen recently successfully test fired from Vikram Sarabhai Space Center. ठीक है, which of the above statements are correct? A, 1 and 2 only, B, 2 and 3 only, C, 1 and 3 only, D, 1, 2 and 3 यानी कि all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहती है कि DRDO ने इसको डेवलप किया है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है. इसको डेवलप करने वाले क्या है, स्टार्टअप ग्रुप है एक अग्निकुल, ठीक है, जिन्होंने इसको डिजाइन किया है, डेवलप किया है. ठीक है, इसको इनिशियली अब जो है टेस्ट फायर किया गया था 2021 में, बट अब ये चीज कह दी गई है कि इट इज रेडी फॉर लॉन्च एंड 2022 में ये लॉन्च भी है. ठीक है, तो सपोर्ट यहाँ पे इनस्पेस और ISRO का भी था. ठीक है, एंड साथ ही साथ ये विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन से वी कैन से कि वहां से ये लॉन्च भी की गई है. सो एज अ रिजल्ट जब हम बात करते हैं 3D प्रिंटेड इंजन का, तो फर्स्ट ऐसा 3D प्रिंटेड इंजन है इन द वर्ल्ड जो कि लॉन्च किया जा रहा है इन स्पेस. सो बेसिकली 3D प्रिंटेड इंजन एक्चुअली में है क्या, सो वी कैन सी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक पर्सपेक्टिव है या एक आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्या होता है कि जनरली जब हम कोई चीज प्रिपेयर करते हैं, राइट, फॉर एग्जाम्पल आप एक कप ले लीजिए या पेन ले लीजिए, कि इसको बनाने में अगर हम मैकेनिकली इसे बनाएंगे तो फर्स्टली व्हाट वील डू कि अपर पार्ट हम उसका क्रिएट करेंगे, देन लोअर पार्ट उसका क्रिएट करेंगे, देन एक जॉइंट बीच में आएगा. वेयर एज जब हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कॉन्सेप्ट से या 3D मैकेनिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं, सो ये लेजर प्रिंटर्स के थ्रू 3D प्रिंटिंग करता है विदाउट एनी काइंड ऑफ अ जॉइंट. तो इनिशियली जो असेंबलिंग की प्रॉब्लम आ रही थी वो यहाँ पे नहीं होगी. सो दैट इज वाई इट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया कि उन्होंने ऐसा कोई मिशन जो है अचीव भी किया है. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, ठीक है, Exercise Garud is a joint exercise between the air forces of India and A, Russia, B, France, C, UK, D, USA. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फ्रांस. तो फ्रांस के साथ जो एयर फोर्सेस चीफ्स हैं दोनों, इंडिया और फ्रांस के, उन्होंने एयर एक्सरसाइज गरुड़ 7th पार्ट जो है 7th एडिशन जो है वो किया है. ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट ये कहाँ की गई थी, जोधपुर में की गई थी, और ये एयर एक्सरसाइज 2003 से शुरू हुई है, उसका 7th एडिशन इस बार हुआ है. एंड इस बार इंडिया की तरफ से एयरफोर्स में हर साल से, वैसे थोड़े सालों से हम देख रहे हैं कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जिसको हम तेजस के नाम से जानते हैं, जब से वो एयरफोर्स में आया है, ठीक है, तो तब से वो जा रहा है इस प्रैक्टिस में. बट इस साल स्पेशलिटी क्या रही, दैट वाज हमारा लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर जिसका क्या नाम है, दैट इज प्रचंड. ठीक है, उसको भी यहाँ पे यूज किया गया इस एक्सरसाइज में. सो ये एक्सरसाइजेस क्यों होती हैं कि आपस में जो दोनों, अगर हम कहें किसी भी तरह की तीनों सर्विसेज होती हैं, ठीक है, बीट एयरफोर्स, बीट नेवी, बीट हमारी मिलिट्री, ठीक है, तो तीनों मिलकर क्या करती हैं, या जो तीनों की सेपरेट जितनी भी मिलिट्री या कोई भी किसी भी तरह की एक्सरसाइज होती है, 2 नेशंस के बीच में, 3 नेशंस के बीच में, मल्टी नेशंस के बीच में, इट इज अ काइंड ऑफ प्रोजेक्ट जहां पे आप इंटरऑपरेबिलिटी को डिस्कस कर सकते हैं, अपने जितने भी इश्यूज है उसको डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, वहां पे आपको जो सिचुएशनल प्रॉब्लम्स दी जाती हैं वहां से डिफरेंट तरीके के सर्विसेज बीट फ्रॉम ऑल द कंट्रीज जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करेंगी, वो चीज डिस्कस की जाती है. ठीक है, सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच एंड डू कॉमेंट योर स्कोर्स. कोई भी इशू हो डू कॉमेंट दैट एज वेल. एंड जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था वो भी आपको आंसर करना है इन द कॉमेंट सेक्शन. एंड आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.